वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी प्रयास में आप लोगों के लिए एक नया जो प्रोग्राम लाया गया लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू, उसी का आज जो टेस्ट मॉड्यूल बना हुआ है, तो कल का जो 25 फरवरी का जो टेस्ट हुआ है उस पर आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें आप लोगों को मध्यकालीन भारत से टॉपिक दिया गया था, जिसमें से भारत में अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य इत्यादि से टॉपिक जो महत्वपूर्ण लूसेंट में दिए गए हैं, उस टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न इराइज करके आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, जिस पर बहुत से स्टूडेंटों ने शामिल हुआ। और जो भी नहीं अभी तक हुए हैं तो इस बूस्टर को ज़रूर आप लोग इनरोल होइए। इस बूस्टर में मात्र इसका फी 199 रखा गया, जिसमें आपको 600 से अधिक प्रश्न जीएस के जो होंगे लूसेंट में टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा। जो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो आपका जिसमें जीएस का पार्ट पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। खासकर आपको 67 बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे अतिरिक्त आप लोगों को जीएस में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह इसे मॉड्यूल किया गया है कि इससे बाहर कोई प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन इतना बेहतर तरीके से किया गया है, अगर प्रश्न के एक्सप्लेनेशन से भी प्रश्न आपको बहुत से टैली करेंगे, तो इसलिए अब 67 बीपीएससी वाले तो महत्वपूर्ण रूप से ले ही साथ यूपी पीसीएस आने वाले हाल ही में नोटिफिकेशन आएगा, तो वो भी इसे ले सकते हैं। साथ ही साथ वनडे एग्जाम को भी हो उसके अभ्यर्थी भी इसे परचेज कर सकते हैं। और मात्र इसका फ़ी 199 रखा गया, और दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। तो युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिए, और या तो वेबसाइट से भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। तो युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिए, और बहुत से प्रोग्राम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, आप उसका उपयोग कर आप इस पैक को परचेज कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। इस सीरीज़ में बहुत से प्रोग्राम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर, जिसको हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों से है। साथ ही एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे के आपको टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप लोग ज़रूर इनरोल होइए, और बहुत 399 में आपको 2000 टेस्ट एसएससी बूस्टर के नाम से आप लोगों को टोटल ऑल जो कम्पिटिटिव एग्जाम उसके नाम से होगा। आपको एसएससी बूस्टर 199 में 500 टेस्ट अवेलेबल कराए। इसी तरह रेलवे, बैंकिंग सेम फॉर्मेट पर आप लोग को अवेलेबल कराए गए हैं। तो आप लोग अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग, इस टैगलाइन के साथ आप लोग ज़रूर अपने मोबाइल को अपना कोचिंग बनाइए, और जो भी दिए गए कॉन्टैक्ट का ज़रूर उपयोग कीजिए। कोई भी क्यूरी हो एग्जाम से संबंधित तो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही 67 बीपीएससी का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत से अभ्यर्थियों ने इसमें शामिल हुए हैं, और भी अभ्यर्थी जो इच्छुक हैं लास्ट आवर में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं पीटी ओरिएंट, तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। बेहतर प्रश्न पूछा जा रहा है, इससे डायरेक्ट प्रश्न आने की संभावना है। जो पिछले 91 प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किया गया था उसमें आप लोगों को उसे टैली किया। आप जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देख लीजिए, पहले प्ले लिस्ट में कौन सा वीडियो है, आप लोग उसे देखकर आप ज़रूर इनरोल हो सकते हैं। पहले आप जाइए, सत्यता को परखिए कि क्या 91 प्रश्न आए थे बीपीएससी का जो आपको एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित प्लेलिस्ट में बना हुआ है। क्वेश्चन एनालिसिस में आप जाकर जरूर देखिए। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि कोई प्रश्न क्यों आएगा, उसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है। अगर डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएंगे तो उसके एक्सप्लेनेशन से बहुत से प्रश्न आपको टैली करेंगे, इसकी दावा है, और आप ज़रूर इनरोल होइए। साथ में जीएस का प्रोग्राम भी चल रहा है, बहुत आप लोग शामिल हो सकते हैं। दिए गए आपको जब पीडीएफ प्राप्त होगा तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, तो जो बच्चे इनरोल हैं तो आप लोग 51 टेस्ट देना चाहते हैं, मात्र 1500 फी रखा गया, तो आप लोग इसमें भी शामिल हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ क्यूरी आया था मुझे, तो सभी बच्चों को इसके संदर्भ में बताना चाहूँगा। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 67 बीपीएससी वो तो बूस्टर को ले ही ले, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, वो ज़रूर दोनों को टैली करके आप कीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं होंगे। खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, हमारी टीम पर कॉन्फिडेंस रखिए। जो बोला जा रहा है वो ज़रूर आप लोग के साथ, आपको एग्ज़ाम हॉल में आप लोग के साथ होगा, प्रश्न वहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसके बाद मुझे पर्सनली आप लोग कॉल करके पूछिएगा, आप लोग खुद मुझे बताइएगा कि सर यहाँ से इस टॉपिक से इतने प्रश्न आने, जो भी मॉड्यूल बनाया गया है बीपीएससी लूसेंट और सभी
में मॉड्यूल बनाया वहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर हमें उससे सूचित कीजिएगा एग्ज़ाम के जस्ट बाद। बहुत कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा क्योंकि पीटी हो जाएगा, फिर मैं मेंस पर भी काम कर रहा हूँ, तो बहुत से प्रोग्राम हैं, आप लोग जल्दी जुड़िए जो भी चीज़ें हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं धीरे धीरे करता हूं क्योंकि लंबा हो जाता है, तो सब्र के साथ पढ़िए, इससे बाहर कोई भी उस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो जैसे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो निम्नलिखित में जो भी दिए गए शासक है उसमें से कौन सुल्तान का पद धारण किया था? हालांकि ये बीपीएससी के फॉर्मेट पर अपनाया गया है क्योंकि बीपीएससी के भी स्टूडेंट को इस लूसेंट में शामिल करना है, और भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस मॉड्यूल को ले सकते हैं। देखिए ऑप्शन आप लोग डी के अनुसार देख लीजिएगा। इंग्लिश फॉर्मेट में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी इनरोल होंगे तो आप लोग इनरोल होइए और उसके बाद पीडीएफ आपको सारे लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न जो है कि सुल्तान की उपाधि धरने वाले निम्नलिखित में कौन सा प्रथम शासक था? तो इसमें दिए गए शासकों में कौन प्रथम शासक था, यह पूछा गया है प्रश्न। तो यह प्रश्न क्या होगा? सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महमूद गौरी, दोनों मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनी के द्वारा, या गजनवी भी इसे कहीं कहीं बोला जाता है। तो महमूद गजनी के द्वारा इसे प्रथम सुल्तान था दिए गए सुल्तानों में जो उपाधि धारण किया था सुल्तान का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। उपरोक्त दिए गए शासकों में मोहम्मद गजनी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, फारूकी, ये चार राइटर मेडावल काल के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, इतिहासकार भी इसे माना जाता है, इनको विद्वान भी माना, अरबी और फारसी सभी लोगों का विद्वान ये जानकार थे। तो इन चारों का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, यह पूछ सकता है प्रश्न में। महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, तो किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनी के दरबार में। साथ ही साथ जबकि सेंध राय और तिलक नामक दो हिंदू भी थे जो महमूद गजनी की सेना में सर्वोच्च पद को शामिल होने वाले हिंदू थे। तो इससे भी आपको प्रश्न पीटी में पूछा जा सकता है, महमूद गजनी के सेना में सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले कौन हिंदू हैं? तो सेंध राय और तिलक के द्वारा यह उपलब्धि प्राप्त की गई थी। महमूद गजनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो 1 नवंबर 971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और भारत में प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण क्या था? 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। और इस दौरान उसके कुल 17 बार आक्रमण किया। अगर 1000 से लेकर 127 की आंकड़ा देखी जाए उसमें कुल 17 बार आक्रमण किया गया इसके द्वारा। यह प्रश्न पीटी में पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान में रखने का। इसकी मृत्यु कहाँ 1930 में हो गई थी। तो इससे इंपॉर्टेंट जो भी पीटी फैक्ट है आप लोगों को इससे सभी को कवर कर लिया गया है। और भी अतिरिक्त है तो पेज नंबर 23 में आप लोग देख लीजिएगा। लूसेंट के पेज नंबर 23, कोई भी मॉड्यूल बनाओ पेज नंबर 23 में देख लीजिएगा। तो आप लोग इस महमूद गजनवी के संबंधित टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिन उल मिलाह की उपाधि निम्नलिखित में किसके द्वारा धारण की गई थी? जो भी उपाधियां दी गई है सभी पीरियड में, एशियंट में, मेडावल में और मॉडर्न में, तो आप लोग इन उपाधियों को जरूर याद रखिए। जो खास लोग हैं उससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, खासकर 67 बीपीएससी जो बीपीएससी लेता है उसमें तो पूछा ही जाता है, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए पहला देखते हैं। महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। सेम ऑप्शन आपको दिया गया है, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ए महमूद गजनी ही होगा। क्यों होगा? क्यों? बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह, इसे याद रखिएगा। इस खलीफा को, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था उस दौर का, तो इसे जरूर याद है, इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी को इस पद की मान्यता दी थी जो सुल्तान पद का यामिन उल दौला के नाम से दिया, या यामिन उल मिलाह। तो दोनों को भी नाम आपको पीटी में पूछा जा सकता है। तो ये किससे संबंधित है? महमूद गजनी से संबंधित है। उपाधि दी थी, यह उपाधि महमूद गजनी को 27 वर्ष की अवस्था में 1998 में जब ये गद्दी पर बैठा था उसके बाद खलीफा से मान्यता प्राप्त किया। तो उस समय इसने इस नाम की उपाधि के साथ महमूद गजनी को शासक माना था पूरे क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। इसका आपको लूसेंट में और भी अतिरिक्त जानकारी है, आपको पेज नंबर 23 से आपको ले लीजिएगा, वहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ा कर देखते हैं। ऑप्शन वर्ष 1178 यहाँ पर दिया हुआ है। महमूद गौरी द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया था।
सभी लोग जान रहे हैं, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी सभी ने आक्रमण भारत पर किया था। इस आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पीसीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कौन शासक था उस समय गुजरात पर जब आक्रमण किया था, तो उस समय कौन था? ऑप्शन ए देख लेते हैं, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, भीम तृतीय, भीम चतुर्थ। तो इससे संबंधित प्रश्न क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय वहाँ पर शासक था इस दौरान। तो इससे संबंधित चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन? शहाबुद्दीन महमूद गोरी, इसका पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन। वर्ष 1173 में, सॉरी यहाँ 78 हो गया है, सॉरी सही है, 73 में तो शासक ही बना था। तो 73 में गौर का शासक बना था। एक प्रांत था गौर, अफगानिस्तान ईरान क्षेत्रों में, तो उससे संबंधित शासक बना था। भारत देश पर प्रथम आक्रमण इसने कब किया था? 1175। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, मुल्तान पर किया था। 1178 में पाटन गुजरात में इसका दूसरा आक्रमण हुआ था। सॉरी, गुजरात पर जब ये दूसरा आक्रमण किया था 1178 में, इस आक्रमण के दौरान यहाँ का शासक भीम द्वितीय, जिसने गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोरी को पराजित करने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, भीम द्वितीय है। कब कब किया है, घटनाक्रम याद रखिएगा। और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 23 में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। ये सब प्रश्न को आप लोग बेहतर तरीके से देखिएगा। जब शब्द का चर्चा एशियंट, मेडावल और मॉडर्न में किया जाए तो ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या क्या है, इसको देख के सही उत्तर मारते हैं। क्या है नहीं है देखते हैं। तो इसका सही उत्तर के संदर्भ में देखते हैं। ऑप्शन बाजार का निरीक्षक था, बाजार का अधीक्षक था, गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी को या विभाग को मुनिहार कहा जाता था, या व्यापारियों के नियंत्रण करता या नियंत्रण रखने वाले अधिकारी या विभाग को मुनिहार कहा जाता है। किससे संबंधित है या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, इस प्रकार के शब्द जब भी होंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह शब्द आपको किस रूप में दिया गया, मुनिहार। तो इसमें आपको सही उत्तर होगा, गुप्त सूचना प्राप्त करने वाला अधिकारी को या विभाग को इस रूप से जो काम करता था उसे मुनिहार शब्द का प्रयोग किया जाता था। इससे संबंधित कुछ चीज़ें और भी स्पष्ट एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। चलिए, दिल्ली सल्तनत में प्रचलित मुनिहार शब्द का प्रयोग गुप्त सूचना प्राप्त करने से वाले से संबंधित था, व्यक्ति विशेष से, जबकि दीवाने रियासत व्यापारियों को नियंत्रण रखता था। जो भी विभाग था यह दीवानी रियासत। प्रत्येक बाजार में एक सहना मंडी में बाजार निरीक्षक होता था, जबकि बाजार के अंदर घूमकर बाजार निरीक्षण करने वाले को बरीद कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये सब टर्म आपको मेडावल में पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे दीवानी रियासत क्या होता था, सहना या मंडी कौन होता था, निरीक्षक करता था, उसे क्या कहा जाता था। यह सब प्रश्न आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या 5वां नंबर प्रश्न आपको है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासिका जो रजिया सुल्तान थी की हत्या कब की गई? रजिया सुल्तान का छोटा कार्यक्रम था, पर यह बहुत ही प्रदर्शक रहा आपको इस मेडावल के क्रम में दिल्ली सल्तनत में। तो यह महत्वपूर्ण शासिका थी। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इनसे प्रश्न जरूर बार बार पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। तो यह आप लोग के लिए हॉट टॉपिक रहेगा, स्टार टॉपिक रहेगा। तो ये लोग ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 10 मार्च 1240, 13 जुलाई 1240, 10 अगस्त 1240, 13 अक्टूबर आपको 1240, और उपरोक्त ई में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 13 अक्टूबर 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जान ही रहे हैं महिलाओं का सशक्तिकरण अगर होता है कहीं तो जो पुरुष वर्ग है उस दौरान, अभी पुरुषों को भी आँख में खटकता है आज के दौर में भी। तो समझिए, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, हम 1240 की बात कर रहे हैं, आज से कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, या उससे पहले प्राचीन भारत में बात कर रहे हैं। तो यह शासिका के सामने बहुत से विरोध प्रदर्शन हुए होंगे। तो वो क्या क्या थे उससे संबंधित चीज़ें आप लोग कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे कवर कर लेते हैं। यह एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो हत्या 13 अक्टूबर 1240 दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी, जो डाकुओं और के द्वारा कैथल में इनकी हत्या कर दी गई साजिश के
तहत। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे कहाँ पर की गई थी, कैथल में डाकुओं के द्वारा। रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठी। इससे पूर्व कमेंट बॉक्स में बताइए इसके पूर्व के शासक कौन थे। रजिया सुल्तान से पहले दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। यह प्रश्न बहुत ही बार बार पूछा जाता है क्योंकि वो कुछ दिनों का शासक रहा था, तो इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। रजिया सुल्तान की शादी जो हुआ था अल्तुनिया से नामक है कि उसका पहले सहयोगी था, उसी से उनके द्वारा शादी किया गया था कुछ शासन प्रशासन के आधिपत्य के संदर्भ में। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और चीज़ों को अच्छे से समझिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान था इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की सूची में कौन शामिल नहीं है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का प्रथम शासक था, जो इससे पूर्व जो उसने कार्य किए थे, उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, पर उसे खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं हुआ था, पर इल्तुतमिश ने मान्यता प्राप्त किया था। इससे संबंधित क्या कार्य किए गए थे। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, इक्ता प्रणाली को प्रारंभ किया, तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया, दिल्ली के अमीरों का दमन किया। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कार्य उसका विस्तार किया गया इल्तुतमिश के द्वारा, पूरा संपूर्ण किया गया और भी चीज़ें आगे जो फिरोज शाह तुगलक तो इसका निर्माण किया गया। हाल ही में एक मैंने आप लोग वीडियो भी पढ़ाया था न्यूज एनालिसिस में, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, आप लोग देखिए मैं कुतुब मीनार के बारे में चर्चा की। क्यों प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, आप लोग बोलते हैं कि प्रश्न नहीं मिलता, गैस नहीं होता। अभी हाल ही में 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने कुतुब मीनार के बारे में बताया था, वहाँ भी नोटिफाई किया था मैंने आप लोगों को। क्या कुतुब मीनार से संबंधित जो भी फैक्ट है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, प्रश्न इससे जरूर टॉपिक से संबंधित प्रश्न होंगे, वो कुतुब मीनार से हो या उसके शासक से हो या उसके निर्माण काल से हो, कोई भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो देखिए प्रश्न ऐसे ही टैली करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। क्यों मैं इस वैज्ञानिक पद्धति को अनुसरण करता हूं कि जिससे सिलेक्शन पक्का होगा आप लोगों का स्कोर 110 से पार जरूर होगा। जो मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं, जिस सेगमेंट के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिस ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को आगे ले जा रहा हूं, उस पर आप लोग कायम रहिए। आप लोग का 110 प्लस स्कोर जरूर होगा, पर हाँ शर्त ये है कि आप लोग उसका मेहनत जरूर कीजिए। जितना मैं मेहनत करता हूं उससे कहीं ज़्यादा आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। तो सबसे पहले इल्तुतमिश का आप लोग वर्ष याद रखिएगा, 1211 में बना था। बनने के वक्त वह बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। तो यह आप लोग को याद रखना है, पीटी में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ सकता है। इल्तुतमिश द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य क्या था? जो निर्माण प्रारंभ, यहाँ पर एडिट करना था, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया था, उसके द्वारा किया गया था। कोई एरर मिस्टेक हो गया है, मेरे टीम है उसके द्वारा, मैं उनको ह्यूमन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों को, आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण नहीं किया था, कुतुब मीनार का जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण प्रारंभ किया था, तो इसका संपन्न किया गया। इक्ता प्रणाली को प्रारंभ किया गया, तुर्क चहलगानी का निर्माण किया गया, दिल्ली के अमीरों को दमन किया गया। यह महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। उसके अतिरिक्त बहुत से कार्य हैं, पेज नंबर 23 में और भी इल्तुतमिश के संबंध में आप लोग जानकारी देख लीजिएगा, प्रश्न वहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको यह, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, आराम शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर अभी मैंने जस्ट बताया आप लोग को कि इल्तुतमिश पहला दिल्ली सुल्तान का सल्तनत का सुल्तान था जिसने खलीफा से स्वीकृति प्राप्त की। अब राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त की, धार्मिक स्वीकृति से बोलिए तो इससे स्वीकृति प्राप्त की गई थी। तो बगदाद के खलीफा सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को यह स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 1229 में। तो ध्यान रखिएगा कब प्राप्त हुई, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो 1229 ईस्वी में या वर्ष में। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में होगी। इसके पश्चात रुकुनुद्दीन फिरोज नाम का दिल्ली सुल्तान बना, हालांकि यह अल्पकालिक सुल्तान था। देखिए कमेंट बॉक्स में मैंने अभी आपसे पूछा ही, यही था रुकुनुद्दीन फिरोज के नाम से। तो याद रखिएगा फिरोज नाम से एक फिरोज तुगलक भी था, तो वो फिरोज नहीं था।
तो रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली का सुल्तान बना, जिसके बाद रजिया सुल्तान इसको हटाकर दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी। तो यह प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है। तो क्रम याद रखिएगा, आप लोग को यहाँ से याद रखना है क्रम कौन कौन बना था, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन और आपको रजिया। तो ये प्रश्न आपको पीटी में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भी विशेष जानकारी पढ़नी होगी इनके बारे में तो पेज नंबर 24 लूसेंट के पेज नंबर 24 में जाइए, वहाँ पर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको एग्जाम ओरिएंट, तो आप लोग याद रखिएगा। यह प्रश्न आपको मोहम्मद बिन तुगलक से जरूर देखने को मिलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1326-27 ईस्वी में, 1327-28 में, 1328-29 में, 1329-30 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1329-30 में यह प्रारंभ किया गया था सांकेतिक मुद्रा। तो एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक या जुना खां या उलूग खां, इनका तो सबसे पहले उपनाम आप लोग याद रखिएगा। यह भी प्रश्न पीटी में पूछा गया है, बीपीएससी में और भी एग्जाम में, जैसे एमपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी में पूछा गया, झारखंड में भी पूछा गया और छत्तीसगढ़ में भी यह प्रश्न पूछा गया। तो देखिए कितने जगह यह पूछा गया उपाधि के संदर्भ में, क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा हुआ और विद्वान शासक था। हालांकि इसने समय से पूर्व कुछ निर्णय ले लिया जो इसे असफल शासक घोषित कर दिया गया कुछ इतिहासकारों के द्वारा। समझ सकिए इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई। सांकेतिक मुद्रा जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं या क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, तो यह सब क्या था? सांकेतिक मुद्रा ही है। भले हम उसको प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं या वर्चुअल मुद्रा के नाम से जानते हैं, पर यह एक रूप से सांकेतिक मुद्रा का ही रूप है। तो समझिए कितना आगे का यह सोच रहा था। उस समय का जो शासन प्रशासन था, लोग उस समय इसका साथ नहीं दे सके इस विचार को, इसलिए असफल हो गया। तो सोचिए 1323-29 में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में लाने की बात की। हालांकि कमेंट बॉक्स में बताइए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मध्यकालीन, ये तो सब मैंने आप लोग बता दिया ही। तो 1325 में दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली सुल्तान का सल्तनत में सबसे मध्यकालीन भारत जो था उसमें सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति यही था, योग्य व्यक्ति था। ये प्रशासक के रूप में इतिहासकारों ने इसे अयोग्य माना। मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जैसे 1326-27 में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था इसने, यह भी पीटी में प्रश्न पूछा जाता है। 1326-27 में ही राजधानी परिवर्तन किया, देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली से देवगिरी ले गया, पुनः देवगिरी से दिल्ली लाया था उसने, इसलिए इसे बोला जाता है, कुछ इसके सामने में बोला जाता है एक पागल प्रशासक था। इसके संदर्भ में बातें की जाती है, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा। आपको उस विवाद में नहीं पढ़ना है इसे क्या कहा जाता है, क्या क्यों कहा गया, किस रूप से कहा गया, मेंस का टॉपिक है। पीटी ओरिएंट बात है कि आपको देवगिरी याद रखना है, दौलताबाद याद रखना है। कब किया? 1326 में राजधानी परिवर्तन किया था। नेक्स्ट 1329-30 में ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जाए, तांबा और कांसा की धातु। तो आप लोग याद रखिएगा, पीटी में पूछ सकता है सांकेतिक मुद्रा में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किन धातुओं को परिवर्तन किया गया था? तांबा कांसा का सिक्के चलवाए, जो चांदी के मूल्य के मुद्रा के या टंका के बराबर होता था। जो चांदी के मूल्य जो होता था, उस चांदी का जो मुद्रा होता है उसे टंका कहा जाता है। उसके मूल्य के बराबर, मान लीजिए 100 रुपया, तो उसी मूल्य का आपको तांबा और कांसा का एक सांकेतिक मुद्रा चलाया, जिसे असफल हो गया क्योंकि सभी लोग उसका 2 कॉपी करने लगे और चांदी के मूल्य पर ही कांसा और तांबा, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की मांग, चांदी का जो आपूर्ति वो घट गया था, इसलिए यह कार्य किया गया था इसके द्वारा। तो ये सब चीज़ें फैक्ट में आप लोग को याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और भी विशेष जानकारी इनके बारे में जाननी है तो 25 में जाइए और सारी चीज़ों को कवर कर लीजिए। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक निम्नलिखित में कौन सी उपाधि खलीफा द्वारा दी गई? फिरोज शाह तुगलक को निम्नलिखित में कौन सी उपाधि खलीफा द्वारा दी गई? क्यों मैं उपाधि को बार बार इस पर पूछ रहा हूँ कि इसी उपाधि से आप लोगों को प्रश्न इस बार होगा, ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता। तो फिरोज शाह मोमिन एक उपाधि था, अमीर उल अब्बाक, कासिम अमीर उल मोमिन या जिया नक्शी उल मोमिन। तो यह प्रश्न आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको कासिम अमीर उल मोमिन। तो महत्वपूर्ण या फिरोज शाह तुगलक के संबंध में उपाधि दी गई थी खलीफा को।
खलीफा के द्वारा, तो यह देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक कासिम उल मोमिन की उपाधि धारण किया था खलीफा सट्टा के निकट। थोड़ी यहाँ पर थोड़ा इरर हो गया है, थोड़ा सा टीम के द्वारा। थट्टा इसको कर लीजिएगा, थट्टा इसको कर लीजिएगा आप लोग। थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 में राज्याभिषेक हुआ, जबकि दिल्ली के अगस्त 1351 में इसका राज्याभिषेक भी हुआ। कुछ इरर होता है फाइल में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग कीजिए, चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। अगर कहीं भी होगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा उसे। अगर आप लोग को नज़र आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में नोटिफाई कीजिए या कॉन्टैक्ट टीम से बात कीजिए। फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल के दौरान केवल 4 कर लगाया था, जैसे खराज लगान था एक प्रकार का, दूसरा खुम्स युद्ध में लूटा गया माल था, जजिया गैर मुसलमानों से एकत्र किया गया धार्मिक कर था, जकात धार्मिक कर मुस्लिमों से लिया गया धार्मिक कर था, मुस्लिमों से एकत्र किया जाता था धार्मिक कर। तो यह 3 केवल मात्र 4 जो मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम धर्म में जो वैध करों की बात की जाती है, उसी के अनुसार इसने फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए इसने कितने करों को मुक्त किया था, जिसमें केवल 4 कर को छोड़कर बाकी कितने करों को उसने समाप्त कर दिया था या परिवर्तित कर दिया। इससे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग को टॉपिक क्या है, इसमें पेज नंबर 9 में आप लोग देख सकते हैं क्या है प्रश्न। यहाँ से आप लोग और भी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, दीवाने इस्तिहाक निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित है। तो पहला देख लेते हैं ऑप्शन, मेडावल काल में जो आपको पूछा जाएगा विभाग, तो ये सब आप लोग को किस विभाग की रचना, किस स्थापना, किस शासक के द्वारा विभाग का क्या काम था, प्रशासन में इसका क्या भूमिका थी, से संबंधित प्रश्न आप लोग को अच्छे से कर लेना है, टॉपिक को कवर कर लेना। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। यह वित्त विभाग था, पेंशन विभाग था, दास विभाग था या दान विभाग था, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको पेंशन विभाग होगा जी, पेंशन विभाग ही है, दीवाने इस्तिहाक। तो देख लेते हैं क्या सूची इस प्रकार दी गई थी, जैसे वजीर राज्य का प्रधानमंत्री थे, एक सेकेंड ऊपर नीचे हो जाता है, यही है। चलिए, वजीर राज्य का प्रधानमंत्री और वित्त विभाग का नेतृत्व करता था, वित्तीय विभाग का नेतृत्व दीवाने अरीज या एरिज भी बोला जाता है, आरिज भी बोला जाता है इसे। तो इस प्रकार से प्रश्न देखिए आपको वेरी कर सकता है। तो एरिज, दीवाने एरिज का विभाग प्रमुख था, जो क्षमता में सैन्य विभाग का या नियंत्रक जनरल हुआ करता था। इसे दीवाने रिसालत धार्मिक मामलों का विभाग होता था, प्रमुख सदर नेतृत्व करता था। नेक्स्ट, अमीर ए मजलिस शाही, वह मंत्री थे जो राज्यों के त्योहारों की देखभाल करते थे। मजलिस मतलब आपको धार्मिक परिधान हो, तो धार्मिक इकट्ठा होने वाली स्थिति को कहते हैं मजलिस, शामिल होना। और त्योहारों के मौसम में सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करता था। कौन करता था, अमीर ए मजलिस शाही। दीवाने इंसा एक मंत्री होता था जो स्थानीय पत्राचार और विभिन्न कार्यालयों को देखता था, कोऑर्डिनेट करता था, दीवाने इंसा। नेक्स्ट है दीवाने इस्तिहाक, पेंशन विभाग हुआ करता था। दीवाने बंदगान, दास विभाग हुआ करता था। दीवाने मुस्तखराज, वित्त विभाग। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग। दीवाने कोही, कृषि विभाग। तो यह महत्वपूर्ण है विभाग, तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से आपको पीटी में जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। और भी विशेष जानकारी चाहिए तो पेज नंबर 26 में आप लोग चले जाइए, लूसेंट के पेज नंबर 26 में, तो वहाँ पर और भी विशेष जानकारी दी गई है, तो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर 11 नंबर देख लेते हैं। चलिए 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में दिल्ली सल्तनत के सरस्वती निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध थी। तो सबसे पहले इस स्थान का नाम याद रखना है। सरस्वती क्या था, तो व्यापारियों का तीर्थ स्थल था, अर्थात व्यापारियों का जमवाड़ा स्थल था, जहाँ पर उनके द्वारा व्यापार किया जाता था, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या नील उत्पादन का केंद्र रहा था, या नील उत्पादन से संबंधित क्षेत्र था। तो यह था क्या, या सोने चांदी से जड़ी या जड़ी का काम है, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ी जो नक्काशी का काम होता है उससे जुड़ा हुआ स्थल ही है, या अच्छी किस्म के चावल से संबंधित स्थल है। तो सुरसुती इसलिए प्रसिद्ध था। उपयुक्त उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, अच्छी किस्म के चावल इससे संबंधित सुरसुती था। व्यापारिक जो स्थलों से तीर्थ स्थल से संबंधित जगह था उसका अहिंदवाड़ा कहा जाता था। अहिंदवाड़ा
वाड़ा याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर कुछ एरर हो गया है, वो थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज हो जाता है इसलिए थोड़ा सा एरर हो जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। नेक्स्ट है, चलिए, नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल था आगरा। उस समय का दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है। बाद में बहुत से क्षेत्र विकसित हुए अंग्रेज के काल में, जिसमें आपको चंपारण भी था, बंगाल भी था और उससे असम के क्षेत्र कुछ भी हुआ करते थे। तो नील उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थल था। और नेक्स्ट हो गया, चांदी से जड़ी वाले काम कहाँ होते थे? बनारस में होता था। चांदी, सोना चांदी से और जड़ी, उससे जड़ी जो नक्काशी का वर्क होता था वो बनारस में होता था। अभी भी बनारस में इससे संबंधित कार्य होता है। समझिए कितना विस्तृत यह पुराना शहर है। अच्छी किस्म की चावल के लिए सुर सूती महत्वपूर्ण था। और भी विशेष जानकारी को पेज नंबर 27 में आप लोग पढ़िएगा, इससे संबंधित जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जग बेकर की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? जो भी शासक का नाम दिया गया उनके द्वारा, किनके द्वारा जग बेकर की उपाधि धारण की गई थी? तो क्यों धारण की गई थी, यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये है, हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। देवराय द्वितीय के द्वारा जग बेकर की उपाधि धारण की, क्योंकि इनके द्वारा अर्थ, जिसका अर्थ है हाथियों का शिकार किया गया था इनके द्वारा, तो इसलिए इनको जग बेकर नाम दिया गया। तो देवराय द्वितीय ने इमाडी नरसिंह की भी उपाधि धारण की थी। या पीटी में प्रश्न पूछा गया है, इनसे संबंधित सारे टॉपिक को पूछ लिया है, जग बेकर बस बच गया इनसे शेष उपाधियों में। तो यह आपको प्रश्न हो सकता है इस बार पूछे, अगर देवराय द्वितीय को प्रश्न में शामिल किया जाता है तो इससे संबंधित आपको और भी चीज़ें, जैसे देवराय के दरबार में फारस का शासक शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक भी आया था। तो कहाँ का शासक था? फारस का। कौन सा शासक? शाहरुख। अब शाहरुख खान मत समझ लीजिएगा, फारस का शासक एक होता था शाहरुख, उसका राजदूत था अब्दुल रजाक, वो जो देवराय द्वितीय के कार्यकाल या उनके दरबार में आया। देवराय द्वितीय के उत्तराधिकारी था मल्लिकार्जुन, जो प्रो देवराय के नाम उपाधि धारण किया था या दिया गया था इसे मल्लिकार्जुन को। तो यह प्रश्न आपको यहाँ से पीटी में पूछा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे ये। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश के अंतिम शासक हुआ था। तो यहाँ विरूपाक्ष से संबंध में आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, अंतिम शासक कौन था संगम वंश का? तो यही था। विजयनगर साम्राज्य के 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन रहा, जो इस प्रकार, जैसे संगम था, सुलूभ था, तुलुभ था और अराविदु था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कार्यकाल जरूर बताइए, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में इसे शामिल किया जाएगा। तो संगम, सुलु, तुलु और अराविदु का कालक्रम क्या था वंशों का? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और भी विशेष जानकारी चाहिए तो पेज नंबर 27 में दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। पेज नंबर 27 में जाइए, वहाँ पर देख सकते हैं। दुआरो बारबोसो, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री था। किस शासक के शासनकाल में भारत आया? तो कृष्ण देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और यहाँ देवराज प्रथम है, तो आप देखिएगा, देवराय प्रथम, देवराज द्वितीय और हरिहर प्रथम। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। कृष्ण देव राय के दरबार में यह आया था बारबोसा। तो कौन था यह? सबसे महत्वपूर्ण हो जाता। बारबोसा एक पुर्तगाली लेखक और खोजकर्ता था, जिसने अपनी पुस्तक एन अकाउंट ऑफ कंट्री बाउंड्री द इंडियन ओशियंस एंड इनहेबिटेंट्स देयर हैबिटेंट्स के नाम से एक पुस्तक लिखी। इसमें देवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की तत्कालिक स्थिति का वर्णन किया। तो इसके पुस्तक का नाम आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का नाम जरूर आप लोग को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो क्या था? द एन अकाउंट ऑफ कंट्री बाउंड्रीज द इंडियन ओशियंस एंड द इनहेबिटेंट। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है। डामियोगो पायस भी इनके शासन में आया था, तो वह भी पुर्तगाली शासक ही था और खोजकर्ता था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के शासन और प्राचीन शहर हम्पी के सभी ऐतिहासिक पहलुओं को सबसे विस्तृत वर्णन किया। तो प्रश्न आपको पीटी में यहाँ से पूछ सकता है, हम्पी का सबसे विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया? तो डोमिंगो पायस के द्वारा या पायस के द्वारा। और भी विशेष जानकारी आपको
कहाँ मिल जाएगी विशेष जानकारी आपको मिलेगी? थोड़ा सा रिंग हो गया था थोड़ा सा। चलिए और भी जानकारी आपको पेज नंबर 28 में मिल जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 28 में आप लोग जाके विशेष जानकारी ले सकते हैं। जो भी जानकारी आपको इसके अतिरिक्त लेना हो तो आप लोग जाके वहाँ कर सकते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा निम्नलिखित में से आज थोड़ा एरर हो जा रहा है फाइल में, बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ। नेक्स्ट है, यूसुफ आदिल शाह द्वारा निम्नलिखित में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी? तो किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी बरार, ऑप्शन बी बीदर। उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा बीजापुर। यूसुफ आदिल शाह की बात की जा रही है तो ऑप्शन बी होगा। तो एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं क्या है। वर्ड्स थोड़ा सा यहाँ पर ये पेज में हो जा रहा है ना, ये पेज दिया हुआ है तो यहाँ पर ऊपर नीचे हो, इसको मैं छू दे रहा हूँ, टच हो जा रहे हैं बार बार। टच स्क्रीन में ये सब इशू होता है। मैं जल्द ही आप लोग स्मार्ट क्लासेज में लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए तब तक। 1482 में महमूद गवा के द्वारा मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, जिसने दक्कनी और अफासिस शस्त्रों के परिणाम माना जाता है। तो किसका परिणाम माना जाता है आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। और महमूद गवा की हत्या के बाद बहमनी साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हुआ। साम्राज्य 5 हिस्सों में विघटित हो गया। बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बरार इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बीदर शाही। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। पीटीयू किस नगर में साम्राज्य राज्य में किस वंश की स्थापना की गई थी? आपको और भी याद है, यहाँ से वो प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे बीजापुर का स्थापना 1498 में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया, जबकि अहमदपुर मलिक अहमद के द्वारा, बरार फतेहुल्ला इमाद शाह के द्वारा और में स्थापना वर्ष 1490 में किया गया, जबकि गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह के द्वारा 1512 में, बीदर अमीर अली बीदर के द्वारा 1526 में इसकी स्थापना की गई। स्वतंत्र राज्यों के यह सभी बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने थे। तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम जो शासक था कलीमुल्ला था। यह भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो 29 नंबर पेज में आप लोग जाइए, वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज का लास्ट प्रश्न है, जैसे मंकल का नाम निम्नलिखित में कौन सा स्थापत्य से प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए देख लीजिए। ऑप्शन ए है विजय हजारा का मंदिर जो है, इब्राहिम रोजा का मकबरा, कुतुब शाही का मकबरा या गोलकुंडा का किला। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन डी। क्यों होगा? यह गोलकुंडा के किला के नाम को मंकल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो क्या है संबंधित? तो चलिए, गोलकुंडा यह किला हैदराबाद के पश्चिमी भाग में स्थित है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न यह पूछ सकता है, यह इसकी स्थापना वर्ष 1491 में पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था 1143 में। यह मूल रूप से मंकल के नाम से भी जाना जाता है। किले के आंतरिक भाग में महल, मस्जिद और पहाड़ी मंडप में खंडहर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर ऊंचा यह किला है। यह मूल रूप से वारंगल राजाओं के शासनकाल के मिट्टी का किला माना जाता है। उसके बाद इसमें नक्काशी की गई थी और भी चीज़ें इसके साथ साथ आते गए कालखंड में। तो गोलकुंडा के किला के संबंध में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कुतुब शाही आज मैं परेशान हो गया इस फॉर्मेट से, कोई बात नहीं, टीम को बोलता हूँ इसका उपाय करने के लिए। कुतुब शाही मकबरा फारसी, हिंदू और पठानी वास्तुकला के शैलियों के निर्मित है, जिसकी ऊंचाई 42 मीटर। तो कुतुब शाही के संदर्भ में आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, कौन सा कि मकबरा फारसी, हिंदू और पठानी, फारसी हो, अरबी हो या हिंदुस्तानी हो। तो इससे बहुत से स्थापत्य कला प्राप्त हुए हैं। उसी में आपको एक पठानी भी आपको प्राप्त होता है, जो कुतुब शाही मकबरा है। यह हैदराबाद के संस्थापक कुली कुतुब शाह के याद में बनाया गया था या उनके द्वारा बनाया गया था। इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और जो भी जानकारी है दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए। यह इनरोल आपको इसमें आप ज़रूर शामिल होइए। अगर पीटी पास करना चाहते हैं तो बिना हिचक के आप इस लूसेंट बूस्टर में शामिल होइए। मात्र फी 199 रखा गया है।
पहले से ही मैं इस फ़ी को बहुत कम रखता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कम फ़ी में आप लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का। तो यह नाम मात्र का केवल मैनेजमेंट के लिए किया गया है, इस पर अतिरिक्त लाभ कुछ नहीं है। समझ सकते हैं, पूरी टीम लगी हुई है, लगभग 30 से 35 लोगों की टीम है। साथ ही साथ आप लोगों को वेबसाइट मैनेजमेंट है, सब कुछ है, सॉफ्टवेयर है, अपडेशन है, सारा चीज़ अब कवर किया जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। इसमें कम कुछ स्टूडेंटों के द्वारा ये बोला गया इसमें डिस्काउंट मिलेगा क्या सर, मुझे बोलने में बहुत खेद लगता है, यह बहुत शर्म की बात होती है। इतना कम फी रखा गया है, मात्र 199, 600 से अधिक प्रश्न दिया जा रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको कितना पर प्रत्येक लाइन में एक एक प्रश्न आपको बनेगा। तो कुल मिलाकर इस लूसेंट से आपको 2 से 3 हज़ार से अधिक प्रश्नों का संग्रह प्राप्त होगा। तो आप लोग इसको इस कॉन्स्टेंट पर जाइए, पैसे पर मत जाइए। अगर इतना आप लोग देखिएगा सिलेक्शन नहीं होगा आप लोगों का। क्यों नहीं समझते चीज़ों को? ऐसे ही मार्केट में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है जो अनऑथेंटिक सोर्स से आप लोग को उपलब्ध कराती है मैं, जबकि आपको ऑथेंटिक सोर्स के साथ इसका वेरिफिकेशन करता हूँ। तो तब तक के लिए बने रहिए, आप लोग ध्यान से पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए मस्त रहिए, बुलंद रहिए। नेक्स्ट सेशन साथ मैं पुनः शामिल होऊंगा। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।